आज संडे का दिन और हम लोग हैं टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड की ओर से आपके सामने एक वैसा टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वैसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो क्लास 10, 11, 12 तीनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वास्तव में ये जो टॉपिक है स्पेशली क्लास 12 के लिए है, लेकिन 11, 12 के बच्चे भी, 11 और 10 के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, तो उनका स्टडी और अधिक आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम है रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अर्थात कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो किन किन चीज़ों के द्वारा प्रभावित किया जाता है, इन सबों पर हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें से आप देखें कि निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, चाहे वो MCQ वाले क्वेश्चंस हों या शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस हों। इसलिए इसका हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए शुरू से अंत तक इस क्लास में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पढ़ने के लिए हमारे सामने है विभिन्न अभिकारकों के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर विभिन्न अभिकारकों के लिए क्या होगी, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रतिक्रिया की दर में परिवर्तन का कारण क्या होता है, क्यों प्रतिक्रिया में कोई परिवर्तन होते हैं, और इससे रिलेटेड अन्य जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए, वास्तव में जो कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, देख लें यहाँ। मान लीजिए आप जानते हो कि अगर एक अभिकारक है, रिएक्टेंट है, इससे उत्पाद बनता है P। ये हुआ आपका अभिकारक, ये आप जानते होंगे, ये हुआ अभिकारक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये हुआ प्रोडक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। तो हम यहाँ ये जानेंगे कि ये जो अभिकारक है ये किस हिसाब से प्रतिक्रिया करेगा, किस हिसाब से, किस रेट से, किस वेग से रिएक्शन करेगा, इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन हैं, कारक कौन कौन हैं, कौन कौन से कारक इस प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर होगा, पहला जो कारक होगा, वो होगा अभिकारक की सांद्रता या सांद्रण, जिसको इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, सांद्रता कैसे प्रभावित करती है? आपने एक कहावत तो सुनी होगी, हालांकि इस पर टू द पॉइंट वैलिड नहीं है, कि आप पानी में जितना चीनी डालोगे वो उतना ही मीठा होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार किसी अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसके लिए प्रतिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा, अर्थात सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है प्रतिक्रिया की दर। The rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants। ठीक है, दूसरा होता है, इसको एक एक करके हम नीचे आपको दे रहे हैं विथ नोट्स, आप घबराएं नहीं। दूसरा होता है टेम्परेचर, तापक्रम। साधारणतया कोई भी, इन जनरल, अधिकांश प्रतिक्रियाओं में तापक्रम बढ़ाने से प्रतिक्रिया का वेग बढ़ता है, याद रखेंगे।
एमसीक्यू के लिए निश्चित याद रखेंगे, अधिकांश प्रतिक्रियाओं में तापक्रम बढ़ाने से प्रतिक्रिया का वेग बहुत तेजी से बढ़ता है। और एक साधारण स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि अगर किसी प्रतिक्रिया के तापक्रम को 10 डिग्री से बढ़ाया जाए तो उसका वेग करीब 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ये बढ़ता क्यों है? इसका कारण ये है कि जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, उनमें जो अभिकारक के अणु होते हैं, अभिकारक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में टकराते हैं, प्रभावी ढंग से टकराते हैं। तो प्रभावी ढंग से टकराने के लिए जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो अणुओं की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो प्रभावी ढंग से टकराते हैं। और प्रभावी ढंग से जितना अधिक टकराएंगे उस प्रतिक्रिया का वेग, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रतिक्रिया के वेग को, रेट ऑफ रिएक्शन को हम ROR से समझने की और समय की बचत के लिए यूज करेंगे। प्रतिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। ठीक है, ये रहा तापक्रम। दूसरा देखें पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड पॉइंट, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स सरफेस एरिया। आप समझो कि आपके सामने कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए ये सब्सटेंस है। अगर इस पर आप कोई एसिड डालते हो, इस पर कोई अम्ल डालते हैं, तो अम्ल क्या करेगा? इसके ऊपरी भाग को ही स्पर्श करेगा। इसका मतलब कि ऊपरी भाग पर जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, वो ही फर्स्ट साइट में, प्रथम दृष्टया में वही प्रतिक्रिया करेंगे। अंदर ये एसिड आसानी से नहीं पहुंचेगा, इसलिए प्रतिक्रिया धीरे धीरे होगी। लेकिन इसी को आप तोड़ दो, इसी को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में बना दो। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में बनाने से क्या होगा कि इस पर अगर एसिड आप डालेंगे, इस पर एसिड डालेंगे तो ये एसिड सभी अणुओं तक पहुंच पाएगा, जिससे प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, प्रतिक्रिया की दर या वेग उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि अगर किसी सब्सटेंस को हम बहुत छोटे कणों के रूप में बना के प्रतिक्रिया कराते हैं, तो उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ के लिए प्रतिक्रिया की दर काफ़ी बढ़ जाती है। समझे? और चौथा देखें, चौथा होता है हमारा उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं ये समझ लें। उत्प्रेरक उसको कहते हैं, देखिए ध्यान से सुने, उत्प्रेरक उसको कहते हैं जो प्रतिक्रिया की दर को बदल देता है। प्रतिक्रिया की दर को, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। ये चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। प्रतिक्रिया की दर को घटा भी सकता है या बढ़ा भी सकता है। साधारणतया हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें बढ़ाने वाले उत्प्रेरक का अधिक अध्ययन करते हैं। इसलिए गलती से विद्यार्थी ये कह देते हैं कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन नहीं होगा। उत्प्रेरक वो पदार्थ है, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन चेंज the rate of reaction without its participation। उत्प्रेरक अपने प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। प्रतिक्रिया में आप जितना उत्प्रेरक डालोगे अंत में उतनी मात्रा आपको मिल जाएगी। वो प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिक्रिया के वेग या दर को चेंज कर देते हैं। साधारणतया हम लोग केवल धनात्मक उत्प्रेरक का यहाँ स्टडी करते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक जो प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक है।
तो उत्प्रेरक एक्चुअली करते क्या हैं? देखिए, जब किसी प्रतिक्रिया में केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, रासायनिक अणु हैं, वो अभी हमने बताया कि रासायनिक अणु के आपस में प्रभावी ढंग से टकराने पर वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। और प्रभावी ढंग से टकराने के लिए रासायनिक अणुओं के पास ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सबको आप इंग्लिश में ही याद करो तो ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा की वो न्यूनतम मात्रा जिसको पाकर कोई प्रतिकारक के अणु प्रतिफल या उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। दैट मीन्स those reactant molecules must contain a minimum amount of energy to get themselves converted into product। तो प्रतिकारक उत्प्रेरक क्या करते हैं कि जितनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उस एनर्जी के परिमाण को ये कम कर देते हैं, जिससे अधिक अणु उस एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं और उत्पाद में कन्वर्ट होने लगते हैं। इसको ग्राफ से हम बढ़िया से समझा रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखें, अभिकारकों की प्रकृति। 5 अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए, हर अणु की अपनी आंतरिक व्यवस्था होती है, ठीक है, जो किसी प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करती है। दूसरी बात ये कि जो भी पदार्थ होते हैं उनकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। ठोस पदार्थ हो सकते हैं, द्रव पदार्थ हो सकते हैं, गैस पदार्थ हो सकते हैं। दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं। आप जानते हो सॉलिड में अणुओं के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, जिसके कारण सॉलिड को अगर हम प्रतिक्रिया कराएं, रिएक्शन कराएं, तो उनके लिए रेट कम होगा। वही अगर द्रव अवस्था में प्रतिक्रिया कराएं तो तुलनात्मक कंपैरेटिवली उनका रेट बढ़ जाएगा। गैस में रेट और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ आकर्षण, अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, अब इसी को नोट्स में एक एक बारी बारी से हम लोग देखें और समझें। देखिए, प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको हमने बताया कि अभिकारकों की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो शून्य कोटि की प्रतिक्रियाओं को छोड़कर, शून्य कोटि की प्रतिक्रियाएं हम आगे वीडियोस में बताएंगे आपको, कि वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है, उसको शून्य कोटि की प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस पर विशेष चर्चा हम आगे करेंगे आप लोगों से, जिसको इंग्लिश में जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ के शेष सभी रिएक्शंस में लिए, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से प्रतिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिकार रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। इसको आप लिख सकते हो कि प्रतिक्रिया की दर, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रतिक्रिया की दर सीधा समानुपाती होता है अभिकारकों के सांद्रता के। इसका मतलब हुआ कि अगर अभिकारकों की सांद्रता को हम बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का प्रभाव प्रतिक्रिया की दर के ऊपर लिखें, या फिर MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट इसका अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ें।
इस चीज को हम द्रव्यमान कार्य का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तापक्रम का प्रभाव। तापक्रम का टेम्परेचर का सीधा प्रभाव पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, जिसको आप याद रखना कि प्रतिक्रिया की दर सीधी समानुपाती होती है तापक्रम के। अर्थात तापक्रम को अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज। ROR रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तापक्रम का प्रभाव समझ गए। देखिए इसी चीज को, प्रतिक्रिया की दर सीधी समानुपाती होती है तापक्रम के, इसी को यहाँ लैंग्वेज में लिखे हैं। तापक्रम बढ़ाने से प्रतिक्रिया की दर अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तापक्रम वृद्धि से अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब देखें, अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए करीब प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और व्यवहारिक प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री से 35 डिग्री ही होना चाहिए। अर्थात 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड किसी प्रतिक्रिया का टेम्परेचर, तापक्रम हम बढ़ाते हैं तो प्रतिक्रिया की दर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन करीब करीब 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। बात समझे? चलिए नेक्स्ट आए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। इसको भी हमने ऊपर यहाँ चर्चा किया है। सरफेस एरिया भी, पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल अर्थात सरफेस एरिया बढ़ाने से प्रतिक्रिया की दर बढ़ती है। इसका मतलब कि प्रतिक्रिया की दर सीधी समानुपाती होती है पृष्ठभाग के क्षेत्रफल के। ठीक है, अर्थात पृष्ठभाग का क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे, मीन्स सॉलिड सब्सटेंस को महीन चूर्ण के रूप में ले लेंगे तो प्रतिक्रिया की दर अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। एक बार बढ़िया से आप समझ लो तो फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक मैं सोचता हूं। ठीक है, चलिए इसी को मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है, सतह के पृष्ठों का क्षेत्रफल वृद्धि से प्रतिक्रिया की दर बढ़ती है। पृष्ठ का क्षेत्रफल कब बढ़ेगा? जब उनको छोटे छोटे महीन चूर्ण के रूप में हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, टीनी पार्टिकल्स के रूप में उसको बना लेंगे। देखिए ये रीजनिंग पूछा जाता है, अभिकारक अणुओं का आकार जितना छोटा होगा उसके सतह का क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा, जिससे प्रतिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। ठीक है, यही कारण है कि अगर किसी प्रतिक्रिया को तेजी से कराना हो, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना हो, तो हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में महीन चूर्ण के रूप में बना लेते हैं। देखिए ये कारण के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है। यही कारण है कि तेजी से प्रतिक्रिया पूरी करने के लिए अभिकारक के अणुओं को महीन चूर्ण के रूप में बना लिया जाता है। समझ रहे हैं बात? चलिए नेक्स्ट आते हैं, उत्प्रेरक का प्रभाव। इस पर भी ऊपर डिस्कशन हो चुका है। उत्प्रेरक मीन्स यहाँ हम धनात्मक उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं। ये संक्रियण ऊर्जा अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे निम्न ऊर्जा स्तर में भी उपस्थित अणु उत्पाद बनाने लगते हैं और प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, इसको एक ग्राफ से हम लोग समझें, इसको एक ग्राफ से समझा जाए। देखिए यहाँ हम बना रहे हैं, ये प्रतिक्रिया किस तरह आगे बढ़ रही है, किस तरह प्रोग्रेस हो रही है, इसको हमने बनाया है। रिएक्शन का प्रोग्रेस, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इसको आप इंग्लिश में ही लिखो तो अच्छा है,
रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये एक्स एक्सिस आपका हो गया। और वाई एक्सिस पर हम पोटेंशियल एनर्जी को बना रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा को। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जो भी अणु होते हैं उनके पास कुछ निश्चित ऊर्जा होती है। जो भी अणु होते हैं उनके पास कुछ निश्चित ऊर्जा होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सपोज करें कि यहाँ पर हमारा ये ऊर्जा का चिन्ह है किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए, जिसको R से हम निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रतिकारक के अणु हैं। ये प्रतिकारक के अणु जब रासायनिक प्रतिक्रिया में जाते हैं तो धीरे धीरे इनकी ऊर्जा बढ़ती है, धीरे धीरे इनकी ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, और एक उच्चतम बिंदु पर जाके पुनः ये कम होती है। ठीक है, तो यहां देखें कि प्रतिकारक अणुओं को ऊर्जा की इस निश्चित मात्रा से, ऊर्जा के इस निश्चित बिंदु से गुजरना पड़ता है। जो प्रतिकारक के अणु इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, वही उत्पाद में परिवर्तित हो सकेंगे। इसको बोलते हैं, इस पॉइंट एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, कुछ इंग्लिश के शब्द लिखें तो बढ़िया होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि प्रतिकारक अणुओं को कितना ऊपर जाना पड़ता है। प्रतिकारक अणुओं को कितनी ऊर्जा तय करनी पड़ती है, ये ध्यान से देखें। ये हुए प्रतिकारक, ठीक है, ये हुए यहाँ से इतनी ऊर्जा इनको तय करनी पड़ती है। ठीक है, ये कब हुआ? इसी को बोलते हैं ये हुआ आपका एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। हिंदी में भी लिख देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, माने संक्रियण ऊर्जा विदाउट कैटलिस्ट, बिना उत्प्रेरक के, विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, हिंदी में क्या होगा इसका? हिंदी में देखिए, यहाँ दूसरे कलर से लिख देते हैं, बिना उत्प्रेरक के संक्रियण ऊर्जा। ये कौन हुआ? ये पार्ट हुआ। देखिए, ये पार्ट हुआ, समझे? अब इसमें कैटलिस्ट की भूमिका क्या है? कैटलिस्ट करता क्या है? देखिए, यहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए यहाँ ये O पॉइंट से इनको गुजरना पड़ता है, निश्चित रूप से गुजरना पड़ता है। अगर जो नहीं गुजरेंगे, जो इतनी ऊर्जा O तक की ऊर्जा प्राप्त नहीं करेंगे, वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ उत्प्रेरक क्या करता है? यहाँ उत्प्रेरक करता है कि ये जो इतनी लंबी एक्टिवेशन एनर्जी है, संक्रियण ऊर्जा है, इसी को कम कर देता है। देखिए,
अब यहीं पर जो मॉलिक्यूल, यहीं पर जो यहाँ तक जो अणु आ जाएंगे वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पर जो अणु आ जाएंगे वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। मान लो छोटा सा एग्जांपल देखें कि आपको परीक्षा में पास करने के लिए इतना मार्क्स चाहिए जो इस बिंदु पर दिया गया है, ठीक है। बहुत बच्चे देख रहे हैं कि बैक हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ग्रेस कर दिया, 5-10 नंबर ग्रेस दे दिया। तो क्या अब हो जाएगा कि जो यहाँ आके पास हो रहे थे अब यहीं आके पास होने लगेंगे, जिससे पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैटलिस्ट वही करता है। क्या किया, जो ऊर्जा स्तर था जहां पर प्रतिकारक के अणु रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में परिवर्तित होने जा रहे थे, उसके स्तर को ही कम कर दिया। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इसके लिए कैटलिस्ट के साथ देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को यहां लिख रहे हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी कब, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट, माने उत्प्रेरक के साथ, उत्प्रेरक के साथ बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी संक्रियन ऊर्जा का मान है, संक्रियन ऊर्जा का मान है वो कम हो जाता है। यहाँ देखें उत्प्रेरक के साथ उत्प्रेरक के साथ संक्रियन ऊर्जा, उत्प्रेरक के साथ संक्रियन ऊर्जा ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास दो रास्ते हैं। कौन कौन रास्ता है, एक ये रास्ता आपका हुआ, ये किसके लिए रास्ता हुआ, ये प्रतिक्रिया का वो रास्ता हुआ जब हम उत्प्रेरक प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही लिख देते हैं, रिएक्शन पाथ, रिएक्शन पाथ, पाथ माने रास्ता, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। जगह नहीं है, नहीं तो हिंदी में भी लिख देता। हिंदी में क्या इसका होगा कि बिना उत्प्रेरक के रासायनिक पथ, बिना उत्प्रेरक का रासायनिक पथ। और ये क्या हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, रिएक्शन पाथ, रिएक्शन पाथ रिएक्शन पाथ विथ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के साथ, उस प्रेरक के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया का पथ। ठीक है, बात समझ रहे हैं। फिर से एक बार देखें कि यहां पर R अभिकारक को निरूपित करता है। ये अभिकारक यहाँ प्रोडक्ट में अगर बदल रहा है, ये है आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को निरूपित कर रहा है। देखिए प्रोडक्ट को निरूपित कर रहा है, इट इज प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद को निरूपित कर रहा है। तो अगर हम उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो अभिकारक अणुओं को O तक आना पड़ता है, अधिक ऊर्जा उनको चाहिए होती है।
ठीक है, जिससे कम अभिकारक के अणु वो अधिक ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं, जिसके कारण प्रतिक्रिया का वेग कम हो जाता है। लेकिन उत्प्रेरक क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जो O तक एक्टिवेशन एनर्जी संक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते थे अभिकारक के अणु, वो अब यहां देखिए M तक ही प्राप्त करके कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, जिससे प्रतिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, मेरी समझ से आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब आते हैं अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहां देखिए, पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम, अभिकारकों के अणु की अवस्था, आकार एवं आंतरिक संरचना भी प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। ये एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन में आप अगर इस तरह पॉइंट से लिखें, बहुत अच्छे अंक आएंगे आपको, सही बताता हूं मैं, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड नोट्स के रूप में आप यूज करो, और बहुत छोटे छोटे रूप में हमने लिया है, बहुत लंबे रूप में इसको यूज नहीं किया है। अभिकारक के अणुओं की अवस्था, हमने बताया कि अभिकारक अगर सॉलिड है तो कम तेजी से प्रतिक्रिया करेगा, उसका आकार अगर बड़ा है तो कम तेजी से करेगा, ठीक है। आंतरिक संरचना, अगर बॉन्ड अधिक है तो वो कम तेजी से प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि क्या होते हैं, रासायनिक आणविक प्रतिक्रियाओं में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बंधन बनते हैं। अतः अधिकांश आणविक प्रतिक्रियाओं में, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में, जो आयनिक रिएक्शंस नहीं होते हैं, उनमें अधिक बंधन युक्त अभिकारकों की प्रतिक्रिया की दर कम होती है। ये रीजनिंग पूछा जाता है कि आयनिक प्रतिक्रियाएं आणविक प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा तेजी से होती हैं। दैट मीन्स आयनिक रिएक्शंस आर फास्टर देन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। इसका भी आंसर हमने लिखा है, देखिए, आयनिक अभिकारकों में आपसी अंतर आणविक आकर्षण बल निर्मित होने के कारण आयनिक प्रतिक्रियाएं आणविक प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा तेजी से होते हैं। बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर है। एक्चुअली होता क्या है, वास्तव में होता क्या है कि ये एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं, देखिए, सिल्वर नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। हिंदी या इंग्लिश कुछ हो में लिखें, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होते हैं, ये अपने सॉल्यूशन में, जलीय घोल में आयनों के रूप में विच्छेदित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड, ये भी जल में, ये हुआ आपका सोडियम क्लोराइड, हमने आयन के रूप में आपको समझाने के लिए लिखा है। ये हुआ क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भी जलीय घोल में आयनों के रूप में विच्छेदित रहते हैं। तो क्या होगा, ये देखिए, ये यहां पर देखें, ये Na+ धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित करके क्या बनाएगा, देखिए यहां NaNO3, ये यौगिक क्या बना आपको, NaNO3। इसी को हम आयनिक रूप में लिखे हैं, ठीक है। जबकि ये Ag+ और Cl, यहां दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपको बुक में ऐसा ही मिलेगा, AgCl, ठीक है। Aq का मतलब होता है एक्वस, जलीय। इसको इंग्लिश में ही आप लिखें तो बेटर है, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिक्रियाओं का वेग पदार्थों के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह आप बने रहिए। हम
नेक्स्ट वीडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने ला रहे हैं। आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें बराबर देते रहें ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे, हम भी उत्साहित होते रहें और आप परीक्षा में अग्रसर रहें, आगे बढ़ते रहें पढ़ाई में भी। इस शुभकामना के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबों को हैव ए नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स टू ऑल।